ए स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति पद और उससे जुड़े अनुच्छेद जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के इस नए डीप डाइव में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय एक ऐसा पद है जो हमारे देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था के एकदम शिखर पर है। हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। और देखिए, आज की इस गहरे विश्लेषण के लिए हमारे पास जो स्रोत है ना, वो तैयारी करने वाले छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। मेरा मतलब है, हम AI स्टडी 888 के बेहतरीन परीक्षा केंद्रित नोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, और ये नोट्स विशेष रूप से पॉलिटी क्लास पार्ट 5 के तहत SSC और रेलवे जैसी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इन नोट्स का नारा ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है, एक क्लास राष्ट्रपति खल्लास। कहानी ढांचे के काम करने के तरीके को समझना हर उस जिज्ञासु इंसान के लिए जरूरी है जो ये जानना चाहता है कि भारत का लोकतंत्र असल में कैसे काम करता है। एकदम सही कह रही हैं आप। इन नोट्स में जिस क्रमबद्ध तरीके से जानकारी दी गई है वो बहुत सटीक है। तो जो भी श्रोता आज इस चर्चा का हिस्सा हैं, वे इस जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प सफर के लिए तैयार हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगर हम भारत के संविधान के पन्ने पलटें तो ये पद सबसे पहले कहाँ नजर आता है? स्रोत सामरी के अनुसार इस पूरे विषय की जड़ें संविधान के भाग 5 में हैं। ये भाग संघ यानी दी यूनियन से जुड़ा हुआ है, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक शामिल हैं। और इसे समझने के लिए हमें उस संघ को थोड़ा और छोटे हिस्सों में बांटना होगा ना? जी बिल्कुल। जब हम सरकार की बात करते हैं तो उसके 3 मुख्य अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमारा आज का विषय सीधे तौर पर संघ की कार्यपालिका यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव से जुड़ा है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 के बीच आता है। अब अगर कोई ये सोचे कि इस कार्यपालिका नाम की संस्था में होता कौन-कौन है, तो इसका जवाब बहुत साफ है। इसमें देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनकी पूरी मंत्रिपरिषद और इसके अलावा भारत के महान्यायवादी शामिल होते हैं। महान्यायवादी, जिन्हें अटॉर्नी जनरल कहा जाता है और जिनका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। ये पूरी टीम मिलकर ही देश के प्रशासन का पहिया घुमाती है। अब ये ढांचा सुनकर ही काफी विशाल लगता है और इतने सारे अनुच्छेदों को याद रखना छात्रों के लिए अक्सर एक बुरे सपने जैसा होता है। हाँ, लेकिन एट ए स्टडी 888 के इन नोट्स में एक बहुत ही रोचक निमोनिक यानी याद रखने का सूत्र दिया गया है। बिल्कुल, ये सूत्र अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक को एक क्रम में याद रखने की एक जादुई ट्रिक की तरह काम करता है। ये सूत्र है प, का, नी, को, का, दु, यो, दश्म। पहली बार सुनने में ये किसी पुरानी भाषा का कोई मंत्र लग सकता है, लेकिन परीक्षा के दबाव में ये ट्रिक बहुत काम आती है। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस सूत्र के एक एक अक्षर को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का असली संविधान क्या कहता है। ट्रिक का पहला अक्षर है प, जो अनुच्छेद 52 को दर्शाता है। यहाँ प का सीधा सा अर्थ है पद। अनुच्छेद 52 बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब ये पद कभी खाली नहीं रह सकता। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक यानी फर्स्ट सिटीजन होता है। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैद्धांतिक अंतर समझना जरूरी है। राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख या नाम मात्र का प्रमुख यानी नॉमिनल हेड होता है। सारी कार्यकारी शक्तियां उसी के नाम पर होती हैं। लेकिन जो वास्तविक प्रमुख हैं, रियल हेड, जो असल में फैसले लेता है, वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद होती है। 53 के लिए है तो का से तात्पर्य है कार्यपालिका शक्ति। जी, अनुच्छेद 53 बताता है कि संघ की जो भी कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में ही निहित होगी। इसका प्रयोग वो या तो खुद करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के जरिए करेगा। और इसी अनुच्छेद के तहत एक और बहुत बड़ी बात कही गई है। भारत का राष्ट्रपति हमारी तीनों रक्षा बलों यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना का सर्वोच्च कमांडर या सुप्रीम कमांडर भी होता है। ये सर्वोच्च कमांडर वाला बिंदु अक्सर परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछा जाता है। इसका कारण यह है कि लोकतंत्र में सेना हमेशा नागरिक नेतृत्व के अधीन होनी चाहिए और राष्ट्रपति उसी नागरिक नेतृत्व का सर्वोच्च प्रतीक है। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। ट्रिक का अगला हिस्सा है नी को, जो शायद इस पूरे विषय का सबसे पेचीदा हिस्सा है। ये चुनाव की प्रक्रिया से जुड़ा है।
हाँ, अनुच्छेद 54 में नी का मतलब है निर्वाचन मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज। सरल शब्दों में कहें तो वो समूह जो ये तय करेगा कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। ये निर्वाचन मंडल सच में काफी दिलचस्प है, क्योंकि आम चुनाव की तरह देश की पूरी जनता जाकर राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डालती। नोट्स में नियम एकदम साफ तौर पर लिखा है, इस चुनाव में केवल और केवल निर्वाचित यानी इलेक्टेड सदस्य ही वोट दे सकते हैं। और इसमें कौन कौन आता है? संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के वे सांसद जिन्हें चुनकर भेजा गया है। इसके अलावा पूरे देश के राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक यानी MLA भी इसमें हिस्सा लेते हैं। और यहाँ एक ऐतिहासिक अपडेट भी जोड़ा गया है जो बहुत जरूरी है। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी वोट देने का अधिकार है, जिन्हें 70वें संविधान संशोधन 1992 के जरिए इस निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। साथ ही 2019 के पुनर्गठन अधिनियम के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसका हिस्सा बन गए हैं। इस पूरी सूची में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये नहीं है कि कौन वोट देता है, बल्कि ये है कि कौन वोट नहीं देता है। और अक्सर सवाल यहीं से बनते हैं। बिल्कुल, किसी भी सदन के मनोनीत यानी नॉमिनेटेड सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, चाहे वो राज्यसभा के मनोनीत सांसद हों या किसी विधानसभा के। इसके अलावा जिन राज्यों में विधान परिषद होती है उसके सदस्य यानी MLC भी इस चुनाव में वोट नहीं डालते। ऐसा करने के पीछे संविधान निर्माताओं का एक बहुत ही तार्किक विचार था, जो कि कई सदस्यों को राष्ट्रपति खुद मनोनीत करता है, तो अगर वही सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे तो एक तरह का पक्षपात या बायस पैदा हो सकता है। वे उस इंसान के प्रति वफादार हो सकते हैं जिसने उन्हें पद दिया है। इसी पक्षपात को पूरी तरह से खत्म करने के लिए केवल उन प्रतिनिधियों को वोट देने का अधिकार दिया गया है जिन्हें सीधे जनता ने चुना है। यह तर्क वाकई व्यवस्था की गहराई को दर्शाता है। अब हमारी ट्रिप के को पर आते हैं, जो अनुच्छेद 55 को दर्शाता है। को का मतलब है कोटा या चुनाव की रीति, मैनर ऑफ इलेक्शन। स्रोत सामग्री बताती है कि यह पूरी चुनाव प्रणाली आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। लेकिन इसके जो तकनीकी शब्द है, अप्रत्यक्ष चुनाव, आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एकल संक्रमणीय मत या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये शब्द थोड़े मुश्किल लग सकते हैं। सुनने में किसी भारी कानूनी किताब के लगते हैं, लेकिन अगर हम इसके पीछे के विचार को समझ लें तो ये बहुत सरल है। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब तो हम समझ ही चुके हैं कि जनता सीधे वोट नहीं देती। अब बात करते हैं एकल संक्रमणीय मत की। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी चुनाव में आमतौर पर हम एक उम्मीदवार के सामने बटन दबाते हैं और काम खत्म हो जाता है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता। यहाँ मतदाता को एक बैलेट पेपर मिलता है जिस पर सभी उम्मीदवारों के नाम होते हैं। मतदाता को उनके नाम के आगे अपनी पसंद का क्रम यानी प्रेफरेंस लिखना होता है, 1, 2, 3 इस तरह से। मेरी पहली पसंद क है, दूसरी ख है और तीसरी ग है। तो अगर पहली पसंद वाले को पर्याप्त वोट नहीं मिलते तो क्या होता है? यही इस प्रणाली की असल खूबसूरती है। चुनाव जीतने के लिए एक निश्चित कोटा या जादुई आंकड़ा पार करना होता है। अगर पहली गिनती में किसी भी उम्मीदवार को वो जादुई आंकड़ा नहीं मिलता, तो जिस उम्मीदवार को सबसे कम पहली पसंद के वोट मिले हैं उसे रेस से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन उसके वोट बेकार नहीं जाते। उसके मतपत्रों पर जो दूसरी पसंद दर्ज है, वे वोट उन बचे हुए उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर या संक्रमित हो जाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई एक उम्मीदवार वो कोटा पार ना कर ले। इससे ये सुनिश्चित होता है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बने उसे देश के ज्यादातर प्रतिनिधियों का पर्याप्त समर्थन हासिल हो। और हाँ, ये सब गुप्त मतदान या सीक्रेट बैलेट के जरिए होता है। इस जटिल प्रक्रिया को समझना सच में बहुत जरूरी था। अब इसी चुनाव से जुड़ी एक और दिलचस्प बात नोट्स में है, जो नामांकन या नॉमिनेशन की शर्तों के बारे में है। देश का सर्वोच्च पद है, तो जाहिर है कि कोई भी राह चलता व्यक्ति इसके लिए पर्चा नहीं भर सकता। पर्चा भरने के लिए ही 50 प्रस्तावक यानी प्रपोजर्स और 50 अनुमोदक या सेकेंडर्स की जरूरत होती है, और ये कोई आम नागरिक नहीं हो सकते। बिल्कुल, बल्कि ये वो लोग होने चाहिए जो निर्वाचन मंडल का हिस्सा हो, यानी सांसद या विधायक। इसके साथ ही उम्मीदवार को 15,000 रुपए की जमानत राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करनी होती है। यह नियम जानबूझकर इतना कड़ा रखा गया है। अगर ये शर्त न हो तो पब्लिसिटी पाने के लिए हजारों लोग चुनाव लड़ने खड़े हो जाएंगे। इससे चुनाव आयोग का काम अनावश्यक रूप से जटिल हो जाएगा। बिल्कुल। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। वापस अपनी जादुई ट्रिक की ओर लौटते हैं, जिसके अगले 3 अक्षर हैं का, दू, यो। अनुच्छेद 56 यानी का से है कार्यकाल या टर्म। एक बार चुनाव जीतने के बाद
राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से पूरे 5 वर्ष तक इस पद पर रहता है। लेकिन अगर उन्हें 5 साल से पहले अपना पद छोड़ना पड़े तो वो अपना त्यागपत्र देश के उपराष्ट्रपति को देते हैं। और यहाँ नोट्स में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन अहम बिंदु है कि उपराष्ट्रपति को इस त्यागपत्र की सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को देनी होती है। इसके पीछे बड़ा कारण है, लोकसभा देश की जनता का सीधा प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए जनता के सदन के अध्यक्ष को ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि देश का प्रथम नागरिक अब अपने पद पर नहीं है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 57 जो यानी दोबारा चुने जाने या री इलेक्शन की बात करता है। हमारे संविधान में इस बात पर कोई रोक नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगर हम इसकी तुलना यूएसए से करें तो वहां एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में ऐसी कोई सीमा तय नहीं की गई है। हालांकि इतिहास देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अकेले ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्हें इस पद के लिए दोबारा चुना गया था। ये एक शानदार ऐतिहासिक तथ्य है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 58 की, यानी ट्रिक का योग जो योग्यताएं या क्वालिफिकेशंस तय करता है। पहली और सबसे जरूरी शर्त है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी शर्त आयु से जुड़ी है, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी बात, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। चौथी शर्त है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो और दिवालिया ना हो। और 5वीं शर्त जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, वो व्यक्ति किसी लाभ के पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। ये लाभ का पद ऐसा विषय है जिस पर अक्सर भ्रम की स्थिति बन जाती है, लेकिन नोट्स ने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया है। कुछ विशेष पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता है। अगर कोई वर्तमान में देश का राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है या किसी राज्य का राज्यपाल है या फिर मंत्री है तो वो लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये लोग बिना अपना वर्तमान पद छोड़े भी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव जीतने के बाद उन्हें अपना पुराना पद छोड़ना पड़ता है। एकदम सही। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। चलिए अब इस सफर को उस जादुई ट्रिक के आखिरी 3 अक्षरों द श म की ओर ले चलते हैं। अनुच्छेद 59 द से दशाएं या शर्तें बताता है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वो व्यक्ति संसद के किसी सदन या राज्य की विधानसभा का सदस्य नहीं रह सकता। पद ग्रहण करते ही वो सीट खाली मान ली जाएगी। इसके अलावा वेतन भत्तों का जिक्र भी है। राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह का वेतन मिलता है जो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। और उनके कार्यकाल के दौरान इन वित्तीय लाभों में कोई भी कटौती नहीं की जा सकती ताकि वो बिना किसी दबाव के काम कर सकें। इस स्वतंत्रता के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है जिसका जिक्र अनुच्छेद 60 में है। ट्रिक का अक्षर श यानी शपथ या ओथ। देश के सबसे बड़े पद पर बैठने वाले व्यक्ति को शपथ देश का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी दिलाता है, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश मौजूद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज ये शपथ दिलाएंगे। इस शपथ के शब्द बहुत ही गहरे होते हैं। राष्ट्रपति संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने की शपथ लेता है। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको पूरे देश के संविधान की ढाल बनना है। लेकिन क्या हो अगर वो व्यक्ति जिम्मेदारी को निभाने में विफल रहे? यहीं पर आता है अनुच्छेद 61, हमारी ट्रिक का आखिरी अक्षर म, जो महाभियोग या इम्पीचमेंट की प्रक्रिया को समझाता है। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका जिक्र भर ही काफी गंभीर माना जाता है। स्रोत सामग्री के अनुसार ये अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसे एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया या क्वासी जुडिशियल प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान संसद एक अदालत की तरह काम करने लगती है और राष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ एक ही आधार पर लगाया जा सकता है, वो है संविधान का उल्लंघन। ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? शुरू करना है उसके कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला एक नोटिस राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देना होता है। और इसके बाद जब वो प्रस्ताव सदन में आता है तब क्या होता है? तब उस प्रस्ताव को उस पहले सदन के कुल सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से पारित होना पड़ता है। अगर वो प्रस्ताव वहां से पास हो जाता है तब वो दूसरे सदन में जाता है। यहाँ दूसरा सदन जांचकर्ता की भूमिका निभाता है। इस पूरी जांच के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। बिल्कुल। अगर जांच के बाद दूसरे सदन को भी आरोप सही लगते हैं और वह भी अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास कर देता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के चरण इतने कड़े हैं कि इसे पूरा करना लगभग असंभव सा लगता है। और शायद यही वजह है कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में
आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब इस पूरे विषय का एक आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बचा है, अनुच्छेद 62, जो पद की रिक्ति या वैकेंसी से संबंधित है। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो संविधान कहता है कि इस रिक्ति को 6 महीने के भीतर भरना अनिवार्य है। लेकिन 6 महीने तक देश के सर्वोच्च पद को खाली तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो इसके लिए एक बैकअप प्लान है। अगर राष्ट्रपति का पद अचानक खाली होता है तो देश के उपराष्ट्रपति तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति या एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार संभाल लेते हैं। अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। और अगर मुख्य न्यायाधीश का पद भी खाली है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज ये जिम्मेदारी उठाएंगे। नोट्स में एक बहुत ही खास ऐतिहासिक घटना का जिक्र है, जब ना तो राष्ट्रपति मौजूद थे और ना ही उपराष्ट्रपति। ऐसे में जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने ये जिम्मेदारी निभाई। वे अकेले ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में देश का नेतृत्व करने का अवसर मिला। और रिक्ति के संदर्भ में एक और नियम है, जब कोई राष्ट्रपति बीच में पद छोड़ता है और नया चुनाव होता है तो जो नया व्यक्ति चुनकर आता है वो पूरे नए 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, न कि बचे हुए समय के लिए। एकदम सही। तो इस तरह हमने उस पूरी थ्योरी को सुलझा लिया है। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। एट AI स्टडी 888 के नोट्स सिर्फ थ्योरी पढ़ाकर ही खत्म नहीं होते हैं। उन्होंने छात्रों के लिए एक रैपिड फायर सेक्शन भी रखा है। ये तो एक बेहतरीन विचार है। इससे पूरे विषय का एक बहुत ही मजबूत रिवीजन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं स्रोत में दिए गए सवालों और विकल्पों को आपके सामने रखती हूँ। पहला सवाल है कि राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? A आर्टिकल 51, B आर्टिकल 61, C आर्टिकल 52, D आर्टिकल 54। अगर हम अपनी जादुई ट्रिक का पहला अक्षर याद करें तो वो प था, जिसका मतलब पद है। तो इसका सही उत्तर निश्चित रूप से विकल्प C आर्टिकल 52 होगा। एकदम सटीक। दूसरा सवाल उस पेचीदा निर्वाचन मंडल से है। सवाल है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? A निर्वाचित सांसद, B विधान परिषद सदस्य, C दिल्ली विधायक, D निर्वाचित विधायक। हमने बात की थी कि पक्षपात को रोकने के लिए कुछ लोगों को दूर रखा जाता है, जिसमें विधान परिषद के सदस्य शामिल हैं। इसलिए इसका सही उत्तर B विधान परिषद सदस्य होगा। बहुत खूब। तीसरा सवाल, दिल्ली और पुडुचेरी को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? A 70वें अमेंडमेंट 1992, B 42वें अमेंडमेंट, C 44वें अमेंडमेंट। इसका उत्तर A 70वां संशोधन 1992 है। अब नोट्स के सेक्ट 2 की तरफ नजर डालते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कितने प्रस्तावकों की आवश्यकता है? A 20, B 50, C 100, D 10। इसका सही जवाब B 50 है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। सही कहा। पांचवा सवाल, महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? A ब्रिटेन, B USA, C आयरलैंड, D रूस। महाभियोग की ये प्रक्रिया हमने USA के संविधान से ली है, तो विकल्प B सही है। और अब आखिरी सवाल, राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति कहां से ली गई है? A आयरलैंड, B USA, C कनाडा, D फ्रांस। ये अप्रत्यक्ष और अनुपातिक चुनाव की प्रणाली A आयरलैंड से प्रेरित है। तो इस तरह हमने सारे सवालों के जाल को भी पार कर लिया। तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हमें सुन रहे हैं, उनका एक बेहतरीन रिवीजन हो गया होगा। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। पूरे डीप डाइव को समेटने के लिए मैं उन सभी मुख्य बिंदुओं को दोहरा देती हूँ जो नोट्स के क्विक रिवीजन वाले हिस्से में है। बिल्कुल, श्रोताओं के लिए ये काफी मददगार होगा। अनुच्छेद 52 से 53 पद व शक्ति, अनुच्छेद 54 से 55 चुनाव व कोटा, अनुच्छेद 56 से 57 कार्यकाल व री इलेक्शन, अनुच्छेद 58 से 59 योग्यता व शर्तें, अनुच्छेद 60 शपथ, अनुच्छेद 61 महाभियोग, 15,000 डिपॉजिट, 50 प्रस्तावक और 6 महीने की रिक्ति सीमा। ये सारांश पूरे विषय को एक मजबूत धागे में पिरोने जैसा था। इसी साफ तस्वीर के साथ हम आज की अपनी चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। स्रोत सामग्री के अंत में लिखा है, सफलता मुट्ठी में है। जो श्रोता इस तरह के और भी विस्तृत विश्लेषण चाहते हैं, वे @AI स्टडी 888 के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जहां जल्द ही प्रेसिडेंट पार्ट 2 और ज्योग्राफी स्पेशल भी आने वाला है। और विदा लेने से पहले
मैं स्रोत सामग्री से एक होमवर्क क्वेश्चन छोड़ना चाहूंगा। महाभियोग किस सदन से शुरू हो सकता है? यह सोचने के लिए एक बहुत ही शानदार सवाल है। तो हमारे सभी सुनने वाले इस सवाल पर विचार करें। उम्मीद है आपको सारा टॉपिक कवर हो गया होगा। फिर भी कुछ छूटता है तो हम आगे और बेहतर करेंगे। आप कमेंट में जरूर बताएं। आपका दिन शुभ हो।